नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। कहानी है लखनऊ की। लखनऊ प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था और भगवान राम की विरासत। उन्होंने जो भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया, इसलिए इसे लक्ष्मणवती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से भी जाना गया और बाद में बदल के लखनऊ हो गया। लेकिन लखनऊ सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं फेमस है। इस शहर से एक और चीज़ है जो जुड़ी है, जो इसे प्रसिद्ध करती है। वो है इस शहर से जुड़ी हुई भूतिया कहानियाँ। तो इस शहर से जुड़ी हुई एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में पढ़ने वाले तीन दोस्तों की कहानी। उनके बीच शर्त लगी कि देखें किसमें कितनी हिम्मत है, जो वो उस रात को वहाँ बिता सके जहाँ एक कब्रिस्तान है। 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेजों का दफनाया हुआ था, वहाँ पे उस औरत की कब्र है। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त को कबूल कर लिया। अगले ही दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और कच्चा पुल के रास्ते से होते हुए रेजिडेंसी पहुंच गए। इस समय रात के करीब 1 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था और पक्की सड़क पे महज एक दो टांगे वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त बेली गारद के अंदर पहुंच गए। उन दोनों बेली गारद के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, कोई भी अंदर आसानी से जा सकता था। रात के करीब 1 बज चुके थे। प्रेम ने कहा, ठीक है प्रशांत, कल मिलते हैं, अगर तुम जिंदा रह गए तो। प्रशांत प्रेम की बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूतों से डर नहीं लगता, और जब डर ही नहीं लगता तो डर है किस बात का। प्रेम और प्रशांत आपस में बातें ही कर रहे थे। तब तक श्री आसपास की कब्रों को बहुत ही गौर से देख रहा था। उन कब्रों में लिखे हुए नामों को बारी बारी से पढ़ता हुआ बुदबुदा रहा था। प्रशांत श्री की हरकत देख के बोलता है, अबे तू इस कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? और हाँ, ये सारे मर्दों की लाशें हैं, यहाँ लड़की की लाश नहीं मिलेगी तुझे, आशिक इंसान। प्रेम बोलता है, प्रशांत इसका बस चले तो लड़कियों की कब्र निकाल के बोले, आप तो बड़ी सुंदर लग रही है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी। प्रेम की बात सुनकर प्रशांत भी जोर जोर से हंसने लगा। उनकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। इस पर श्री बोलता है, अरे नहीं प्रेम, मैं तो इन कब्रों पर लिखे हुए नामों को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं यहाँ टीना के साथ आया था, तो यहाँ थॉमस हैंक की कब्र इस कब्रिस्तान में आखिरी थी, और ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है, और इस कब्रों के पास के फूलों को उखाड़ के मैंने टीना को दिया था। श्री की बात सुनकर प्रेम और प्रशांत भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। पर अब थॉमस हैंक की कब्र कहीं और है। आखिर एक कब्र एक जगह से चल के दूसरी जगह कैसे जा सकती है? पर इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि श्री के तोड़े हुए फूलों की डाली अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। प्रशांत कहता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की कोशिश तुम्हारी किसी काम की नहीं है, समझ गए? इस कब्रिस्तान से अब मैं कल सुबह ही आऊँगा, वो भी जिंदा और सही सलामत। देखो, अब तुम दोनों जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। प्रशांत की बात सुनकर श्री और प्रेम कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर की तरफ चले गए। प्रशांत भी अपने दोस्तों को कब्रिस्तान से बाहर जाता हुआ साफ देख रहा था। उनके जाने के बाद प्रशांत उसी थॉमस हैंक की कब्र के ऊपर बैठकर जमीन में उगी हुई घास को नोचने लगा। प्रशांत किसी को दिखा नहीं रहा था, लेकिन कब्रिस्तान को ही चारों तरफ से वो देख रहा था कि अपने डर को शायद वो छुपाना चाहता था खुद से भी। तभी अचानक ही जमीन से एक हाथ बाहर आया। प्रशांत का हाथ पकड़ के कब्र से उसे नीचे गिरा दिया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसकी नज़र अपने ही हाथ पे गई तो उसके हाथ पे नाखूनों के निशान थे, जो बुरी तरह से खरोचे हुए थे और उससे खून भी बह रहा था। वो सब देख के खुद को संभालता है और एक बार फिर उसकी नज़र कब्रिस्तान पर जाती है तो उसे बस धुएं का अंबार दिखाई देता है, जो उसी की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे घेर लेना चाहता हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और उस धुएं में उसका दम घुटने लगा। अगली पल उसे गोली और तलवारों की आवाज़ें आने लगी। ठीक उसके सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को घेरकर उन्हीं की बंदूकें से उनका सीना छलनी कर दिया था। पर यह सब कुछ उसके सामने हो रहा था। तलवारों से उनके जिस्म और उनकी हिम्मत दोनों को वो काट दे रहे थे, और ये सब कुछ प्रशांत अपनी आंखों के सामने होता हुआ दिख रहा था। उसके चारों तरफ खून और मौत से गूंजती चीखें। प्रशांत की सांसों की गनवाहट बढ़ गई थी। इससे पहले लेकिन वो कुछ समझ पाता, वो इस सदमे से बाहर आ पाता, अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का मार दिया और जमीन पर गिरा दिया। उसने मुड़ के देखा तो कोई और नहीं,
ये प्रेम और श्री ही थे। जो धुएं का अंबार था उसे दिख रहा था, वो एक पल में ही गायब हो गया। प्रेम प्रशांत का डरा हुआ चेहरा देख के बोला, अरे देख कितना फट्टू है, डर लगता है इसे। अकेले आने के लिए तूने हाँ क्यों की? जरा अपने चेहरे का रंग तो देख, डर के मारे क्या हालत हो रखी है। दोनों दोस्त प्रशांत को देखते हुए उस पर हंसे जा रहे थे, क्योंकि अचानक ही धक्का लगा था, इसकी वजह से वो डर गया था। प्रशांत कहता है, बंद करो तुम लोग अपनी नौटंकी और चलो जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना और कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है कि अभी मैं क्या देख रहा था? प्रशांत डर गया था और वो जानता था कि वो जो कुछ भी देखा है वो अपने दोस्तों को कभी समझा ही नहीं पाएगा, इसलिए झुंझला रहा था और दोनों को बाहर चलने के लिए कह रहा था। तभी प्रेम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। अबे तू अकेला कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ हम भी इसी कब्रिस्तान में रहेंगे। फिर तो ठीक है ना? प्रशांत, पर रुकना ही क्यों है? छोड़ो ये शर्तें, छोड़ो ये सब। मैं जब से आया हूँ तब से यहाँ बहुत अजीब हो रहा है, मुझे ठंड भी अजीब सी लग रही है। तुमने देखा ना, बाहर ऐसी ठंड नहीं थी, पर यहाँ तुम दोनों के हाथ भी बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ चलो। प्रशांत प्रेम को कहता हुआ उससे हाथ छुड़ा के कब्रिस्तान के बाहर की तरफ चल ही रहा था कि अचानक ही श्री ने उसके गले में रस्सी डाल के उसे वापस कब्रिस्तान के अंदर घसीट लिया। प्रशांत कहता है, श्री तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? प्रशांत चीखने चिल्लाने लगा, श्री श्री मत करो ऐसा। पर श्री तो जैसे उसकी कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे घसीटता हुआ एक पेड़ के पास लाया और रस्सी को पेड़ पे डाल के फेंक कर उसकी दूसरी तरफ से खींचता हुआ प्रशांत को फांसी पे चढ़ा दिया। श्री तू ये क्या कर रहा है? प्रेम, तू श्री को रोकता क्यों नहीं? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? प्रशांत के इतना कहने पे भी किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और देखते ही देखते प्रशांत फांसी के फंदे पे छटपटाने लगा। प्रशांत समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दोस्त उसे क्यों मार रहे हैं। इस पर श्री बोलता है, हम तुम्हें मार रहे हैं और जब तू मर रहा है तो एक बात तो सुन ले, हम वो नहीं हैं जो तू हमें समझ रहा है। मैं हूँ थॉमस और ये मेरा सिपाही है। तुम दोनों तो हमेशा ही भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे और हमेशा ही रहोगे। इतना कहकर श्री और प्रेम का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत की पोशाक से बदल गया। जो आंखों के सामने प्रशांत फांसी पर तड़प रहा था, प्रशांत के बहुत चिल्लाने पर भी वो दोनों रुके नहीं और वो अंग्रेजी हुकूमत के भेष में थे। उन्होंने अपनी बंदूक पकड़ी और तलवार से प्रशांत के जिस्म को छलने और काटना शुरू कर दिया। प्रशांत की इस तरह से मौके पे ही मौत हो जाती है। अगली सुबह प्रशांत के दोस्त उसे लेने के लिए बेली कारत के कब्रिस्तान आए तो उन्होंने देखा कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और प्रेस का जमावड़ा लगा हुआ है। इसे देख के उन दोनों की सांसें तेज हो गई। प्रेम ने जब भीड़ के बीच में जाकर देखा तो कब्रिस्तान के कोने में फंदे से झूलती प्रशांत की लाश देखी। वो दोनों देखते ही चीखने चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहां मौजूद इंस्पेक्टर चीख पुकार सुनकर समझ गया कि ये दोनों इसे जानते हैं। इसी कारण इन दोनों की लाश शिनाख्त करने के लिए उन दोनों को अंदर बुला लेते हैं। प्रेम और श्री जब प्रशांत की लाश को गौर से देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। गला जोर से दबने की वजह से प्रशांत की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। आंखों के काले गहरे कट्ठे दिखाई दे रहे थे और जमीन पे केवल खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे थे, पर प्रशांत के जिस्म में कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान लिया, पर यह केस पुलिस को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये बात साफ हुई थी कि प्रशांत के जिस्म में बाहर से कोई कट या खरोच ना हो, पर अंदर गोलियों से छलनी पड़ा हुआ उसका मांस, हड्डी, नसें सब कुछ कटे फटे हालत में है। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ और 20 साल बाद श्री और प्रेम की लाश उसी रहस्यमय तरीके से वहीं पे फांसी से लटकी हुई मिली, उसी जगह पे जहां प्रशांत लटका हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो प्रशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था। बॉडी पर ना कोई कट का निशान, पर जिस्म अंदर से खोखला हुआ पड़ा था, हड्डियां तक कट चुकी थी। इन तीनों की रहस्यमय मौत की फाइल आज भी हजरतगंज थाने में धूल खा रही है। वक्त बदल चुका है। सरकार ने बेली कारत को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवा दी है। लाइट की व्यवस्था भी हो गई है। अब रातें रात से भरी रहती है। तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद भी लोग इसके अंदर नहीं जाते, क्योंकि ये डर अभी भी लोगों में है। क्या पता कोई हादसा फिर से आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।